मुझे पता नहीं ये शक्ति वाकई क्या है। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। जब मैं एडेलाइड के जसू में दाखिल हुई थी, तभी मैं खामोशी में डूब गई थी। इसीलिए अपनी पिछली ज़िंदगी में मैं सिर्फ कई दशकों बाद ही जग पाई। उसकी आवाज़ में थोड़ी चिढ़ भी थी। जैसे ही मैं जागी गई, मैं डियोट को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरा जिस्म हिलने से मना कर देता था। उसकी फुसकुराहट अब कहते हुए बदल गई, वो मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। फिल्बर्ट के दिमाग में उलझन घूम रही थी। उसके सामने हर मैजेस्टी के राज ने सब कुछ बदल दिया था। डरलिट की असली शख्सियत, डेविस का नया स्टेट और अगला कदम। लेकिन सवाल अब भी अनेक थे। क्यों वो एडेलाइन को रोक नहीं पाई? क्या एडेलाइन की रूह उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली थी? फिल्बर्ट चुप रहा, बस नम्रता से बोला, समझ गया योर मैजेस्टी, और झुक गया। डीमन की रूह एडेलाइन के जिस्म से निकल गई और एडेलाइन एकदम से खोई हुई बेगर समझे खड़ी थी। वो देखती है कि वो फिल्बर्ट के महल के सामने है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अभी तो अपने कमरे में सो रही थी। उसकी आंखें धुंधली सी थी, जैसे धुंध के पीछे छिपी हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ तक आ गई। फिल्बर्ट का महल उसके सामने खड़ा था। उसकी शान अब तक एक रहस्य से ढक गई थी। डी बेला एक पेड़ के ऊपर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। एडलाइन लड़खड़ा गई, अपना सिर पकड़कर गिर सी गई। मेरा सिर! उसके दिमाग में यादें बार बार घूम रही थी। उसके सपनों की गूंज अभी भी दिमाग में घूम रही थी। मुझे मार दो रे, सिर्फ यही घुसा दो तलवार, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। तो रे, मुझे मार दो। उसकी सोच अपने पिछले जन्म के अंधेरे में खो गई। वो एकदम अकेली चल रही थी, पूरी अंधेरी रात में। बंजर की आवाज ने अंधेरे को चीर दिया। क्या तुम्हें पहले से पता था सब ऐसे ही खत्म होगा? एडलाइन मुस्कुराई। उस मुस्कान में एक भयानक खूबसूरती थी। मुझे पसंद है जब तुम मेरा नाम बुलाते हो। मुझे पसंद है जब तुम मुझे ऐसे देखते हो। और मुझे पसंद है कि तुम मेरी मौत का गम मनाओगे। उसकी आवाज़ दुख से भरी थी। चाहे तुम सब कुछ खो दो। नहीं, चाहे तुमने सब कुछ पहले ही खो दिया हो। उसके हाथ में एक छोटी तलवार कांप रही थी, मारने के लिए तैयार। रुको! बेंजर की चीख के ने समय को गुंजा दिया। तलवारें टकरा गई। मौत का एक खतरनाक नाच शुरू हो गया। अचानक एक रहस्य शख्स आगे आया। उसने बेंजर को आगे धक्का दे दिया। एक पल में ही उसकी तलवार एडेलाइन के पेट में घुस गई। उसके लाल होठ टेढ़े हो गए, मुंह से खून बह रहा था। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खुद कर रही हूँ। उसके अंदर की आखिरी इच्छा थी। मैं चाहती थी अपनी मौत से पहले उसे कह दूँ कि मैं उसे प्यार करती हूँ, हमेशा करती आई हूँ। और मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ। एडलाइन की आंखें धुंधली होने लगी। उसके ख्याल अंधेरे में घुल गए। डी बेला उसे ही देखे जा रही थी। उसका दिल एडलाइन की यादों के बोझ से भारी था। रात की हवा में मोहब्बत, खोया हुआ प्यार और उधार की कहानियां फुसकुराहट कर रही थी। एडलाइन की पलकें झपी, उसकी आंखें धीरे से खुली और वो सीधा बेला की आंखों से मिली। दोनों के बीच एक खामोश समझ बनी थी, जो एडलाइन के पिछले दर्द से खड़ी थी। एडलाइन ने कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। इतने दिनों तक मैं उसे दोष देती रही, जबकि मुझे असल में मालूम ही नहीं था क्या हुआ था। सच ने उसकी रूह चीर दी। मैं ही डिमोन गई थी। खुद को समझे बिना मैंने डेविस को बर्बाद किया और एस को उनकी टेरिटरी में घुसने का रास्ता दिखाया। जब समझ आई तो हकीकत की रोशनी ने उसका दिल जला दिया। अब मुझे समझ आ गया मैं वापस पिछले समय में क्यों आई हूँ। सब ठीक हो सकता है अगर मैं मर जाऊँ। एडेलाइन का इरादा अब लोहे की तरह मजबूत हो गया। बेचैनी ने उसे खुद में धकेल दिया। मुझे अपना खात्मा करना होगा ताकि डीमन किंग दोबारा पैदा ना हो। वो एक झोंक
जादुई ताकत के साथ अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर की डिमोनिक सोल ने विरोध किया, खुद को अलग करने लगी। एडलाइन गिर गई, घुटनों पर दर्द और कश्मकश में। नहीं, मैं गायब क्यों नहीं हो रही? फिर से क्यों? उसकी चीख सुनाई देती रही। एक दर्दनाक पुकार, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। क्यों? मैं मर क्यों नहीं रही? क्यों? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? उस अंधकार भरी घड़ी में एक शख्स सायों से सामने आया। बेंजक था, हाथ में तलवार लेकर। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थी। एडलाइन की ठंडी कापी। उसने हाथ आगे बढ़ाया। रे, रे, मैं वो उसके हाथ कांप रहे थे। आवाज मुश्किल से निकल रही थी। अचानक एक तेजी के साथ एडलाइन रातों रात गायब हो गई। डी बेला ने दूर से सब कुछ देखा, एक गवाह बन गए। उसने खुद को याद दिलाया, चुपचाप देखो डव, तुम्हें और कुछ नहीं करना चाहिए। उसकी नजर आसमान की तरफ उड़ गई। अंदर कुछ उलझ और कुछ समझ रहा था। एडलाइन, अपना सच मुझ में ही दिखेगी। जो खामोशी उसके बाद छाई वो भारी थी। एडलाइन के चले जाने की बोझ हवा में लटक रहा था। डी बेला की आंखें अब भी दूर के आसमान पर लगी रही। उसके ख्याल रहस्य से ढके थे। वो सिर्फ वारसों का इंतजार कर रहा था और रियांस की अनिश्चित तकदीर का। दूसरी तरफ एम्प्रेस कायली के शानदार दफ्तर में सब कमेटी मेंबर्स जमा थे। उनके चेहरे परेशानी और इंतजार से तंग हुए थे। फिल्बर्ट बेवेरा, आरोन और लाइट के साथ एम्प्रेस के सामने खड़ा था। उसकी कुर्सी ही ऐसी थी जो सबको चुप करा दे। कायली की तेज नजर ने सबको पकड़ा। तब फिल्बर्ट ने घुसती हुई आवाज में कहा, डीमन किंग जाग गई है। आरोन का सवाल फौहार आया। इतने दिन वो कहाँ थी? क्या उसे भी यही हमारे साथ नहीं होना चाहिए? फिल्बर्ट का झिझकता साफ दिख रहा था। कुछ कुछ खास हालात है। कायले की मुस्कान में शक छुपा था। हम कैसे मान ले कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? पूरी मीटिंग रूम एकदम चुप हो गई। एम्प्रेस की सीधी बात सुन के सब हैरान रह गए। फिल्बर्ट के कस के बंधे हुए हाथ उसकी बेचैनी दिखा रहे थे। डीमन किंग अभी शैडोलैंड्स में है। वो एडलाइन रोडेन का जिस्म यूज कर रही है, जो वेनेक की बीवी है, और वो सफलता से डेविस के हाइडआउट में घुस गई है। आयरन की क्यूरियोसिटी गहरी हो गई। तुमने ही तो कहा था कि एडलाइन रोडेन ही डिलॉट है, और अब कह रहे हो कि वो हमारी किंग है। रूम में सस्पेंस उमड़ गया। सब फिल्बर्ट के अगले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। फिल्बर्ट की आवाज यकीन भरी थी। मैंने गलती की। डिलॉट एडलाइन नहीं बल्कि वेनेक था। लाइट की शक और गहरी हो गई। लगता है तुम बस कहानियां बना रहे हो। फिल्बर्ट की आंखें चमक उठी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? डीमन किंग के जगने के बारे में। लाइट के दांतों की कसक सुनाई दी। क्योंकि तुम डिलॉट और डेविस से खौफजदा हो और चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें, उन्हें कुछ करने से पहले ही कुचल देने में। फिल्बर्ट के दिल में गुस्सा फूट उठा। बेवकूफ! उन्हें अभी भी लगता है वो शांति में रह सकते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है क्या दांव पे लगाना है। नए इरादे के साथ वो आगे बढ़ा। डीमन किंग ने मुझे खुद कहा कि डेविस एक नया स्टेट बनाने की सोच रहे हैं। वो इंसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक फौज तैयार करना चाहते हैं। हमें हुक्म है कि उस जमीन को बना होने से पहले ही तबाह कर देना है। उसकी नज़र सीधा कायले पर थी, और वो चाहती है कि हम ये सब काम बहुत ही चुपके से करें। फिल्बर्ट ने अपनी मुट्ठी टेबल पर मार दी। हेला ने हमें धोखा दे दिया है। अब वो डेविस के लिए काम करती है। अगर उसने हमारे अटैक का प्रोफेसी कर लिया तो हमारे लिए लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। उसकी आवाज़ अब तेज और जल्दी से भरी हुई थी। इसीलिए मैं कल सुबह सवेरे से पहले डेविस के नए स्टेट पर अटैक करने का प्लान बना रहा हूँ। उसके लहजे में एक कुर्बानी जैसी बात छिपी थी। मुझे यकीन है डीमन किंग खुश होगी मुझे जमीन पर मरा हुआ देखकर, उनसे अकेले लड़ने की कोशिश करते हुए। फिल्बर्ट की नज़र पूरी मीटिंग रूम में घूम गई।
बस इतना ही कहना था। अगर तुम में से कोई भी मेरा साथ देना चाहता है, तो आज रात फिर यही इकट्ठा हो जाओ। रूम में फिर से खामोशी छा गई। सब उसके शब्दों का बोझ तोल रहे थे। रियांस की तकदीर अधूरे तराजू में लटक रही थी। कमिटी मेंबर्स उसके कॉल तो एक्शन पर विचार कर रहे थे। दूसरी तरफ डोरिस की आंखें बंद हो गई। चमकते हुए कपड़े देखे जो रिले उसके सामने लेकर आया था। यही वही कपड़े हैं जो वो चाहता है मैं पहनूं। कि वो पागल हो गया है? उसके गाल लाल हो गए। रिले की मुस्कान एकदम रोशन भरी थी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ खूबसूरत लाकर दूंगा। डोरिस के हाथ कांप गए जब उसने कपड़े लिए। शायद ये सुंदर ही है, उसने सोचा। उसके दिमाग में पुरानी यादें लौट आई। मैंने कभी ऐसा कुछ पहना ही नहीं। टेम्पल में तो मुझे सिर्फ फटे हुए कपड़े मिलते थे, जैसे डिवोटीज पहनते थे, और टावर ऑफ मैजिक में मुझे सिर्फ एक विजार्ड का यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत थी। जब डोरिस ने खुद को उस ड्रेस में सोचा, उसकी रीढ़ की हड्डी तक एक सर्दी सी दौड़ गई। अब मैं ड्रेस पहनी हूँ। उसका ख्याल टूटा जब अचानक एक तेज आग पूरी इमारत को घेर गई। डोरिस के इंस्टिंक्ट जाग गए। ये ऑरा, ये उसने बिना रोके अपनी पूरी शक्ति छोड़ी और अटैक को काउंटर कर दिया। एस्टर और रिले भाग कर आए। उसके चेहरे पर चिंता लिखी थी। एस्टर के शब्द निकलने से पहले ही उसकी आंखें खुल गई। ट्रैश माउथ, तुम पहले ही। उसकी नजर डोरिस के शानदार कपड़ों पर गई। ओह, अच्छी लग रही हो। हवा में अभी भी टेंशन चिपकी थी। अटैक का असर अभी भी था, लेकिन उस गड़बड़ के बीच डोरी और रिले की दरमियान एक नरम सी रोशनी चमक गई। डोरिस चीख उठी। ऐसा टाइम है और तुम मजाक कर रहे हो बेवकूफ? उसकी नजर से हॉरिजॉन की तरफ गई। वहां उसने देखा कि और एक हमला आ रहा है। एस्टर तुरंत आगे कूद गया डोरिस को बचाने के लिए। तभी एरोन सामने आया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। मुझे यकीन नहीं था डेविस के पास अब भी इतनी शक्ति बची होगी। मुझे लगा था ये सब कमजोर और मर रहे होंगे। एस्टर की नजर उस पर टिक गई। एरोन थोड़ा रुका। उसकी पहचान धीमी थी। ये चेहरा, क्या ये तुम हो एस्टर? उसकी आंखें इधर उधर चली गई और उसने फिल्बर्ट को पुकारा। अरे फिल्बर्ट! एस्टर और डोरिस यहाँ साथ है। फिल्बर्ट की आंखें फट गई। एस्टर, तो वो जिंदा था? मुझे लगा था दूध भी यहाँ होगा, लेकिन लगता है नहीं है। उसकी आवाज में जहर था। डोरिस, तो तुमने एक नाइट ढूंढ ही लिया अपनी हिफाजत के लिए, सारी जिंदगी भागने के बाद। ठीक है, मैं तुम्हें अपने दो हाथों से मार कर ही रहूंगा। डोरिस ने भी उसी जहर से जवाब दिया। वो पागल हरामजादा। एरोन ने एक और तेज आंख छोड़ी। उसके दिमाग में ख्याल चल रहा था, ये सिचुएशन बहुत बुरी है। इसी वक्त हेला एक झटके से उठ गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। एक प्रोफेटिक ड्रीम। वो सीधा बेंजक के ऑफिस में दौड़ी। एस्टर, रिलैक्स। उसकी अर्जेंसी सबको लगी। नए स्टेट उस पे भी अभी अटैक हो रहा है। रिलैक्स। एस्टर और डोरिस लड़ रहे हैं उसे बचाने के लिए। बैटलफील्ड में डोरिस की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। मेरी होली पावर खत्म हो रही है। उसने दांतों को कस लिया। मैं और कर सकती हूँ अगर मैं मैजिक यूज करूँ। लेकिन कहने से पहले ही एक अचानक हमला उसे हिलाकर गिरा गया। डोरिस की चीख मैदान में गूंज उठी। एस्टर! उसकी चीख सुनकर एस्टर गर्जा। मैंने कहा था ना, आंसू बहाते हुए मत खड़ी रहो, भागो यहाँ से अब। पर डोरिस वही रुकी रही। उसकी आंखें एस्टर पर चिपक गई थी। एस्टर की आवाज और बेचैन हो गई। मैंने कहा ना, भागो ट्रैश माउथ। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। एक तेज वार उसके पेट में घुस गया। डोरिस की चीख उसके दर्द को और तेज कर गई। उसका गुस्सा अब आग में बदल गया और उसने एक जबरदस्त काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। तभी बेंजर्क आया और दोनों डोरिस और एस्टर को खींचकर सुरक्षा में ले आया। डोरिस के आंसू रुक नहीं रहे थे। बेंजर्क ने नरम शब्दों में कहा, तुमने बहुत अच्छा किया डोरिस। डोरिस की आवाज कांप गई। वो एस्टर एस्टर। बेंजर्क की आवाज नरम हो गई। वो ठीक हो जाएगा डोरिस। दूसरी तरफ रिले की ताकत भी कमजोर पड़ गई। मैं खुद की सुरक्षा से ज्यादा नहीं कर सकता। अगर मैं सारी ऊर्जा लगा दूं
तो मैं किसी को हील करने लायक नहीं रहूंगा। एरोन के हाथ टेढ़े हो गए। मजेदार है ये। मैं खुद को बचा नहीं पा रहा और फिर भी मुझे दूसरों को हील करने की फिक्र है। उसके ख्याल अपने साथियों की तरफ चले गए। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा कैप्टन, माफ करना। मैं और ज्यादा मदद नहीं कर पाया। तभी लाइट की जादुई शक्ति ने रिले के लिए एक निकलने का रास्ता बना दिया। रिले हैरानी से बोल पड़ा, लाइट। लाइट का चेहरा मजबूत और पक्का था। यहाँ से निकल जाओ रिले। रिले के शब्द में शुक्रिया था। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? लाइट का जवाब सीधा था, मैंने कहा था ना, मैं और लड़ना नहीं चाहता, इसलिए भाग जाए। वैकी ने रिले को खींचकर सुरक्षा तक पहुंचा दिया। फिर बेंजर के सामने आकर बोला, कैप्टन, मैंने रिले को ले आया। बेंजर ने सर हिलाया। ठीक है। लड़ाई अभी भी जारी थी, लेकिन रिले के लिए लाइट की मदद एक छोटी सी उम्मीद जैसी थी। जादू की चमक धुंधली पड़ते ही फिलबर्ट की नजर सीधा हॉरिजॉन पर टिक गई। उसके दुश्मन अब दिखाई नहीं दे रहे थे। उसका जबड़ा कस गया और उसने गाली दी। नया स्टेट वीरान और बर्बाद पड़ा था, जो इस जंग की ताकत का सबूत था। फिलबर्ट के दिमाग में गिनती चलने लगी। खैर, ये पूरी तरह से बर्बाद नहीं थी। हमने डेविस का नया स्टेट तबाह कर दिया है और अब एस को भी पता चल गया है कि वो एक खतरा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके चेहरे पर नया इरादा लिखा था। अगली बार फ्रोस्ट लाइन चलना होगा। हमें सब इनकारनेशन को ढूंढना है। तब तक हम होली नाइट्स को इकट्ठा करेंगे और छुपे हुए विजार्ड को खींच निकालेंगे। उसके अंदर बदले की आग जल उठी। अगली बार मैं तुझे खुद मारूंगा डिरॉट। ये डिरॉट है बेंजर, ठीक है। फिलबर्ट की आंखें दृढ़ता से जल उठी। उसके दिमाग में पहले ही अगली चाल सोचने लग गया वो। बिखरी हुई जमीन उसके अंदर के तूफान को दिखाती थी। फ्रोस्टलैंड उसका इंतजार कर रहा था, रहस्य और खतरे से ढका हुआ। लेकिन फिलबर्ट बिना डरे आगे बढ़ गया। उसका दबंग सफर अभी शुरू ही हुआ था। लगभग 1 महीने गुजर चुका था। एस्टर और फिलबर्ट की भयंकर लड़ाई के बाद बेंजर का महल, जो कभी एक सुरक्षित आशियाना था, अब बेचैनी से भरा हुआ महसूस हो रहा था। एस्टर बिस्तर पर बेजान पड़ा था, जैसे वक्त ही रुक गया हो। उसकी कुर्बानी और हिम्मत का जीता जागता निशान। डोरिस का दुख छुपा नहीं जा रहा था। एस्टर, उसके आंसू चल रहे थे। ये सब मेरी वजह से हुआ। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। बेवकूफ। उसे अपने आप को बचाना चाहिए था, मेरे जैसे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करना। बंसर की आवाज नरम थी, तसल्ली देने वाली। ये तुम्हारी गलती नहीं है डोरिस। रिले की लाल आंखें थकान और गम से भारी हो गई। बेंजर से मिली। कैप्टन, कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं सब कुछ करके देख लिया, अपना पूरा हीलिंग पावर उस पर डाल दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। मैं उसे जोड़ नहीं पा रहा है। डिबेला दूर से मन जैसे दुख के साथ सब देख रही थी। उसके ख्याल दर्द और फिक्र से घिरे हुए थे। कितना दर्दनाक है ये। काश मैं एडले से इस सब के बारे में बात कर पाती, लेकिन वो अभी भी गायब हो गई है। क्या एडले सुरक्षित है? क्या वो कभी वापस आएगी? कमरे में भारी खामोशी थी, जैसे वक्त खुद एस्टर के साथ थमा हुआ था। एस्टर की किस्मत अभी भी अंधेरों में लिपटी थी। बेंजर की सोच मैप्स पर टिक गई, जो डेस्क पर बिखरे हुए पड़े थे। तभी एक नरम नोक के साथ हेला अंदर आई। योर ग्रेस, हमें फ्रॉस्टलैंड के लिए निकलना होगा अब। उसकी आवाज में ताकत थी। मुझे एडले का प्लान पता था। इसी वक्त हमें निकलना था फ्रॉस्टलैंड के लिए। इसका मतलब ये है कि उसके गायब होने को भी लगभग 1 महीना हो गया है। बेंजक ने दीवार पर अपनी उंगलियों से धीमा टैप किया। अगर हम बाहर जाएंगे तो क्या एडले मिलेगी? हेला की आवाज अपने प्रोफेटिक ड्रीम पर आधारित थी। हाँ, कम से कम मैंने अपने विजन में यही देखा है। बेंजर की सोच मजबूत हो गई। ठीक है। इसी वक्त एडेलाइन अपने सबकॉन्शियस में डूबी हुई थी। उसके सपनों ने पिछले जन्म को फिर से दिखाना शुरू कर दिया। मैं देखना चाहती हूँ ये सब कहाँ खत्म होता है, उसने अपने आप से कहा। और मैं देखना चाहती हूँ रे को, जो मेरे मरने के बाद भी आगे जीता है। उसके हेलुसिनेशंस में वो एक
ऐसी जगह खड़ी थी जो जाने पहचाने भी लगती थी और अजनबी भी। उसने चीख कर कहा, रे, मैं यहाँ हूँ। बेंजर का चेहरा दर्द से मरता तड़पता था। जब उसने एडलाइन के बेजान जिस्म को अपने हाथों में उठाया, एडलाइन एडलाइन की आंखों से आंसू गिरने लगे जब उसने वो मंजर देखा। पिछली जिंदगी में मुझे बहुत देर बाद समझ आया कि मैं ही डिमोन किंग थी। उसकी चीख सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ रे, प्लीज। उसके ख्याल पछतावे से भरे थे, लेकिन रे को पहले से पता था। उसे पता था कि डीमन किंग मेरे अंदर ही जी रहा था। उसे पता था मैं ही वजह थी डेविस के खत्म होने की। और फिर भी सब चले जाने के बाद भी उसने मुझे नहीं मारा। उसके दिल में दर्द और शुक्रिया दोनों मिल गए। इसीलिए जब उसने अपनी हिफाजत थोड़ी ढीली की तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मजबूर किया कि वो मुझे दिल में घुसा दे। उसकी आखिरी उम्मीद थी, शायद मेरी मौत से मैं कुछ बचा पाऊंगी जो बर्बाद हो गया था।